Hello friends, welcome to Vigyan Sarovar. Today I am going to start another important topic of photosynthesis, which is photorespiration. It is also called C2 cycle और glycolate metabolism cycle. और इस वीडियो के एंड में कुछ हम CSIR के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली C3 प्लांट में पाया जाता है। इसको होने की वजह क्या है? क्योंकि एक एंजाइम होता है रुबिस्को, जिसका नाम है राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। ये एंजाइम जो कि केल्विन साइकिल में इन्वॉल्व होता है CO2 को फिक्स करने के लिए, इसकी डुअल एक्टिविटी होती है। मीन्स कि ये दो तरह की एक्टिविटी कर सकता है। एक एक्टिविटी होती है कार्बोक्सिलेज और दूसरी होती है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। कब ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करता है? जब CO2 से ये कंबाइन करता है तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती है, और जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो इसको हम लोग ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कहते हैं। अब मान लीजिए कि जब ये ऑक्सीजनेज मीन्स कि जब ये रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑन होगी और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो उस समय ये एक्टिविटी काम करने लगेगी। तो उस समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो डाउन हो जाता है, या फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। मीन्स कि एक साइंटिस्ट थे वारबर्ग ने उन्होंने एक एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने ये देखा कि जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उस समय क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस रेट इनहिबिट हो जा रहा है। और उस जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किसी एल्गी पे किया था, क्लोरेला एल्गी पे किया था, तो वहाँ पे क्या देखा कि फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टिमुलेट हो रहा है। तो उसको उन्होंने बोला वारबर्ग इफेक्ट। मीन्स कि इनिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर बाय स्टिमुलेटिंग फोटो रेस्पिरेशन। अब ये प्रोसेस हमने बताया आपको कि C3 प्लांट में पाया जाता है, बट C4 प्लांट में ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि C3 प्लांट में सिर्फ मीन्स एक टाइप का क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल पाया जाता है। यहाँ पे CO2 को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सिर्फ रुबिस्को एंजाइम जो कि कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के थ्रू करता है, बट C4 प्लांट में एक स्पेसिफिक टाइप का क्रेन जेनेटिमी होता है, और यहाँ पे 2 टाइप से CO2 को फिक्स किया जा सकता है। 2 मैकेनिज्म होते हैं CO2 को कॉन्सेंट्रेट करने का। तो इसलिए यहाँ पे, और जहाँ पे रुबिस्को एंजाइम होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की एक्सेसिबिलिटी कम होती है, इसलिए C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। अब क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस तो प्लांट में होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन हम क्यों कह रहे हैं, क्यों इसको फोटो रेस्पिरेशन बोला जा रहा है? जबकि अगर हम लोग रेस्पिरेशन का जो लिटरल मीनिंग होता है कि वो प्रोसेस जिसमें CO2 क्या हो, इवॉल्व हो, तो CO2 इवॉल्व होनी चाहिए, उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो प्लांट के केस में फोटो रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? मीन्स कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में तो CO2 इन्वॉल्व होगी। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन में भी CO2 मॉलिक्यूल इवॉल्व होता है, बट जब ये CO2 मॉलिक्यूल इवॉल्व होता है तो उस समय फोटोसिंथेसिस के कुछ एसिमिलेटरी पावर का भी यूज़ होता है। उसका मीन्स लाइट रिएक्शन से रिलेशन होता है उस रेस्पिरेशन प्रोसेस में, इसलिए उसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोल देते हैं। अब रुबिस्को अगर नॉर्मली अपना फंक्शन करता, उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। अगर कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करता तो क्या बनाता? PGA बनाता, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। केल्विन साइकिल में ये PGA बनता और अल्टीमेटली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन जाता, और वो स्टोर हो जाता फूड के फॉर्म में, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता। लेकिन अभी इसने क्या शुरू कर दिया है? इसने ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू कर दिया है, तो ये बनाता है एक ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल। ये ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल जो बन रहा है ये एक 2 कार्बन का कंपाउंड है, और ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है इस रिएक्शन का। इसलिए फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का एक स्टेबल कंपाउंड फर्स्ट बनता है, इसलिए इसको हम लोग C2 साइकिल बोलते हैं। और इस ग्लाइकोलेट को
क्योंकि अभी ये ग्लाइकोलेट किस प्रोसेस के थ्रू बना, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के थ्रू बना। अब अगर ये प्रोसेस ऑक्सीजनेज वाला नहीं होता तो जो ये ग्लाइकोलेट में कार्बन इन्वॉल्व हो गया है वो कार्बन कहाँ पे आता, पीजीए में आता। तो इस ग्लाइकोलेट को, इस C2 साइकिल का मेन जो मोटो क्या होता है कि जो ये ग्लाइकोलेट बन गया है इसको किस तरीके से पीजीए के फॉर्म में फिर से कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जब ये पीजीए के फॉर्म में फिर से कन्वर्ट करा जाता है तो उसके लिए एक प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस में पूरा एनर्जी यूटिलाइज होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी यूज मीन्स वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। किस तरीके से वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे जो ग्लाइकोलेट, अगर ग्लाइकोलेट को इस पीजीए के फॉर्म में नहीं चेंज किया गया होता तो क्या होता है कि ग्लाइकोलेट के फॉर्म में जो कार्बन आए हैं वो वेस्ट चले जाते। तो उन कार्बन को कोशिश किया जाता है कि वो पीजीए के फॉर्म में आ जाए, लेकिन जब वो पीजीए के फॉर्म में कन्वर्ट होने का प्रोसेस पूरा चलता है तो उस प्रोसेस में कुछ कार्बन का लॉस हो जाता है CO2 के फॉर्म में। तो इसीलिए तो CO2 के फॉर्म में लॉस होता है, CO2 रिलीज होता है, इसलिए प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल बना है अगर इसको पीजीए के फॉर्म में वापस नहीं लाया गया होता तो ये इसी फॉर्म में रहता और ये किसी यूज में नहीं आ पाता। लेकिन इसको वापस इस फॉर्म में लाने का जो प्रोसेस चला है फोटो रेस्पिरेशन का, तो इसीलिए इसको स्कैवेंजर प्रोसेस भी बोलते हैं। मींस कि इसको क्या बोला जाता है, C2 साइकिल को स्कैवेंजर प्रोसेस। इसमें ग्लाइकोलेट को वापस पीजीए मॉलिक्यूल में रिट्रीव करने की कोशिश की जाती है। ये प्रोसेस तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 कार्बन का ग्लाइकोलेट कंपाउंड बनता है जो कि मेटाबोलाइज करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलेट का एक मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है, इसीलिए इसको ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म साइकिल भी बोलते हैं। और इसको फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब इसके बाद ये जो पूरा फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो 3 ऑर्गेनेल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम में। इस प्रोसेस को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। इवन इसको डबली वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। क्यों ये डबल तरीके से वेस्टफुल है? एक तो ये प्रोसेस जब चलता है, जब ये ग्लाइकोलेट बना है, इस ग्लाइकोलेट को जब पीजीए के फॉर्म में वापस लाया जाता है इस फॉर्म में, तो यहाँ पे इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती, मीन्स एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पहला तो ये वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एसिमुलेटरी पावर जो लाइट रिएक्शन में बन रही होती है उसको यूज़ कर लिया जाता है, पहला वेस्ट। और दूसरा वेस्ट ये होता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी एफिशिएंटली नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसको डबली वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है कि एसिमुलेटरी पावर को भी यूज़ करता है और फोटोसिंथेसिस भी नॉर्मल नहीं हो पाता है। अब हम लोग इस प्रोसेस को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जैसा डिस्कस किया कि 3 टाइप के ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, सेकंड पेरोक्सिसोम और थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अब किस तरीके से यहाँ पे मीन्स फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। मान लीजिए लीफ में ये स्टोमेटा है, इसके थ्रू ऑक्सीजन और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन मीन्स की गैस डिफ्यूज करता है इस स्टोमेटा के थ्रू। सपोज कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इन्वायरमेंट में ज़्यादा है तो यहाँ पे रुबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करके RUBP जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट में चेंज हो जाता है। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट में चेंज हो गया मीन्स अब हम लोग एक सीक्वेंस लेके चलते हैं कि सपोज कि RUBP के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो दो मॉलिक्यूल हैं और RUBP कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है। टोटल कार्बन 10 हो गए। 10 में से और ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हो गए, 4। तो 4 कार्बन यहाँ पे हो गए और तो 10 में से 4 कार्बन इधर आ गए और 6 कार्बन जो रिमेनिंग होते हैं वो केल्विन साइकिल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि 2 कार्बन का होता है। इसके बाद
फॉस्फोग्लाइकोलेट में क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप एक लगा हुआ है, इस फॉस्फेट ग्रुप को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है तो दो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होंगे और रिलीज होके ये चेंज हो जाएगा ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल में। जब ये ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है तो ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल भी अभी 2 कार्बन का है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर ये फर्दर ये ग्लाइकोलेट डिफ्यूज करता है पेरोक्सिसोम में। जब ये पेरोक्सिसोम में आता है तो अभी भी ये कितना है, 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये भी 4 कार्बन था, यहाँ भी टोटल 4 कार्बन है, यहाँ भी टोटल 4 कार्बन है। पेरोक्सिसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। इस ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज से क्या होता है, ग्लाई ऑक्सिलेट का फॉर्मेशन होता है, मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और ग्लाइकोलेट से ग्लाई ऑक्सिलेट बन जाता है। अब इसी प्रोसेस में जब ग्लाइकोलेट ग्लाई ऑक्सिलेट में चेंज हो रहा था तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज होता है, H2O2 रिलीज होता है। क्योंकि ये पेरोक्सिसोम है तो यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है कैटालेज, उसकी प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, जो H2O2 है वो कन्वर्ट हो जाता है H2O और ऑक्सीजन में। अब इसके बाद जब ये ग्लाइऑक्सिलेट बन गया तो ग्लाइऑक्सिलेट भी कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है और 2 कार्बन का, तो टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। इसके बाद इस ग्लाइऑक्सिलेट को अमाइनो ग्रुप चाहिए, तो देखिए एक अमाइनो ग्रुप इधर से मिल रहा है और एक अमाइनो ग्रुप इधर से मिल रहा है। क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है तो ग्लाइऑक्सिलेट के 2 मॉलिक्यूल को अगर 2 अमाइनो ग्रुप मिल जाएंगे तो ये ग्लाइसिन में चेंज हो जाएगा और इस तरह से ये ग्लाइसिन में चेंज हो जाता है पेरोक्सिसोम में। इसके बाद ये मॉलिक्यूल डिफ्यूज करता है। जब डिफ्यूज करता है तो ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 कार्बन के, टोटल कार्बन कितने, 4 कार्बन। अभी सब जगह पे 4 कार्बन ही चल रहा है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है। उस ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के थ्रू क्या होता है कि ग्लाइसिन से सीरीन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, सीरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, सीरीन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो एक कार्बन कहाँ गया, एक कार्बन यहाँ पे CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। अब क्योंकि ग्लाइसिन मॉलिक्यूल 2 थे तो 2 अमाइनो ग्रुप भी, एक ग्लाइसिन मॉलिक्यूल के पास एक अमाइनो और दूसरे के पास दूसरा अमाइनो, तो एक अमाइनो ग्रुप तो अमोनिया के फॉर्म में यहाँ रिलीज हो जाता है और वही अमाइनो ग्रुप यहाँ पे यूज हो जाता है, पेरोक्सिसोम में अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होता है और फिर यहाँ पे पेरोक्सिसोम में आके वो अमाइनो के फॉर्म में ग्लाइसिन को दे दिया जाता है, जो यहाँ पे जरूरत थी। एक तरीके से यहाँ पे साइक्लिंग हो रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्लाइसिन से सीरीन बनता है, CO2 रिलीज हो गया, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे NAD+ से NADH का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे एक रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन होता है NADH, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में NADH रिड्यूसिंग पावर होते हैं, अगर क्लोरोप्लास्ट होता है तो वहाँ पे NADPH होता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, टोटल 4 कार्बन थे, 4 में से 3 कार्बन तो सीरीन में चले गए, एक कार्बन CO2 के फॉर्म में लॉस हो गया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये CO2 रिलीज हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोला गया। क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, CO2 रिलीज होता है, यहाँ भी CO2 रिलीज हो रहा है। अब मीन्स 4 कार्बन में से 3 कार्बन सीरीन के जो बन गए, वो सीरीन अब कहाँ पे जाता है, पेरोक्सिसोम के पास जाता है और यहाँ पे सीरीन मॉलिक्यूल अपने अमाइनो ग्रुप को रिलीज कर देता है और हाइड्रोक्सी पायरुवेट में चेंज हो जाता है। हाइड्रोक्सी पायरुवेट भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, अब ये एक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये भी एक मॉलिक्यूल था। ये जो अमाइनो ग्रुप यहाँ पे रिलीज हुआ है वो रिसाइकिल हो जाता है और रिसाइकिल होके कहाँ पे हेल्प करता है, ग्लाइसिन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे ये ग्लाइसिन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। इसके बाद जो ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनता है, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होता है। इस रिडक्शन प्रोसेस में रिड्यूसिंग पावर चाहिए होता है। वो रिड्यूसिंग पावर ये कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से आती है, जो यहाँ पे ये बनी हुई होती है। ये पावर को, इस NADH को यहाँ पे यूज कर लिया जाता है और ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट ग्लिसरेट में चेंज हो जाता है। ग्लिसरेट में ये एक मॉलिक्यूल और 3 कार्बन का होता है। ग्लिसरेट मॉलिक्यूल अब क्लोरोप्लास्ट में डिफ्यूज करता है और डिफ्यूज करने के बाद यहाँ पे ये ATP को, मीन्स कि इसको ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है, तो इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है, ATP से मिलती है और इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है और ये बना लेता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो एनर्जी है ये कहाँ से मिल रही, ये वो एनर्जी है जो लाइट रिएक्शन के टाइम पे बनी थी।
जब मीन्स की जब लाइट रिएक्शन हो रही थी और ग्रेडियंट क्यू साइकिल के थ्रू बन रहा था, वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन तो हुआ था, वही एटीपी यहाँ पे ये यूज हो रहा है। तो अब ये पीजीए को मीन्स कि इस फॉस्फोग्लाइकोलेट से इस पीजीए मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन इस कन्वर्जन के प्रोसेस में क्या हुआ, इस कन्वर्जन के प्रोसेस में रास्ते में एक कार्बन का लॉस हो गया। दूसरा यहाँ पे एक तो एसिमेट्री पावर जो लाइट रिएक्शन में बनी थी वो यूज हुई, साथ में अदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस थे जैसे कि यहाँ पे एक रिड्यूसिंग पावर यूज हो गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस में क्या हो गया कि ये एक तरीके से वेस्टफुल प्रोसेस हो गया, क्योंकि एक तो यहाँ पे कार्बन का भी लॉस हो गया, दूसरा यहाँ पे जो एनर्जी थी उसका भी यूज हो गया। अब यहाँ पे हमने जैसे अभी तक हम आपको 4 कार्बन के अकॉर्डिंग बता रहे थे, तो सपोज कि 4 कार्बन में से 3 कार्बन को वापस यहाँ पे लाया जा पा रहा है पीजीए के फॉर्म में, और एक कार्बन CO2 के फॉर्म में लॉस हो जा रहा है, एक कार्बन। तो मीन्स अगर हम लोग 4 कार्बन को 100% मानते हैं, मान लीजिए ये कैलकुलेशन के लिए 100% हम इसको मान लेते हैं, तो 104 में से अगर 3 पीजीए में गया तो कितना 75% तो पीजीए फॉर्मेशन हो गया, लेकिन 25% कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में लॉस हो गया। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि नॉन प्रोडक्टिव पाथवे मीन्स कि एक तो प्रोडक्शन भी नहीं हुआ, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं बना जिससे कि स्टोरेज या रेस्पिरेशन में जो आगे चल के रेस्पिरेशन में यूज होने वाला एनर्जी फॉर्मेशन कर पाए या फूड को स्टोरेज फॉर्म में बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का कंट्रीब्यूशन कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और साथ में एक कार्बन का लॉस भी हो गया और एनर्जी भी लॉस हुई। और ये पूरा प्रोसेस किस लिए चला, ये पूरा प्रोसेस इसलिए चला क्योंकि ये जो ग्लाइकोलेट बन गया है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया है, ये अगर सपोज कि ये पूरा साइकिल नहीं चला होता तो ये ग्लाइकोलेट के फॉर्म में अगर रहता तो यहाँ पे तो अभी एक कार्बन का लॉस हुआ, ये 4 कार्बन पूरा का पूरा लॉस हो जाता। तो इसलिए इस प्रोसेस, इस साइकिल को पूरा इसलिए चलाया गया कि इस पीजीए को रिट्रीव किया जा पाए, मीन्स कि इसको वापस फॉस्फोग्लाइकोलेट को यहाँ पे वापस करा जा पाए और वो केल्विन साइकिल में जाके फूड में मीन्स प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो पाए। और ये किस वजह से हुआ, ये हुआ रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से। अगर ये नहीं होता तो सिंपल अगर ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करता तो आरयूबीपी से सीधे पीजीए का फॉर्मेशन हो जाता और केल्विन साइकिल में कंट्रीब्यूशन हो जाता। क्योंकि इसने ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की और फॉस्फोग्लाइकोलेट बना लिया, इस फॉस्फोग्लाइकोलेट की वजह से ये पूरा प्रोसेस चला। तो इसलिए इसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। इसीलिए ये प्रोसेस C3 प्लांट में देखा गया। फिर जब ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस की वजह से ही फिर बाद में आगे चल के C4 प्लांट इवॉल्व हुए और C4 प्लांट में ये C2 साइकिल नहीं होता है। तो वो ज़्यादा एडवांस प्लांट होते हैं C4 प्लांट। जब हम आपको C4 प्लांट बताएंगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको ये ऑन द होल समझ में आ गया होगा कि C2 साइकिल किस तरीके से कहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे 3 ऑर्गेनल्स हैं, हम शॉर्ट में बहुत रिवाइज करते हैं कि यहाँ पे 3 ऑर्गेनल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के थ्रू फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बनता है, ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में डिफ्यूज होता है, ग्लाइऑक्सिलेट बनाता है, उससे ग्लाइसिन बनता है, ग्लाइसिन डिफ्यूज होकर सीरीन की सिंथेसिस करता है, सीरीन पेरोक्सिसोम में जाता है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाता है, ग्लिसरेट बनाता है, ग्लिसरेट से फिर क्लोरोप्लास्ट में डिफ्यूज करके बाद में पीजीए बनाता है। बट पूरा का पूरा जो 4 कार्बन ग्लाइकोलेट का था वो पीजीए में नहीं आ पाता, सिर्फ 3 कार्बन ही आ पाते हैं, एक कार्बन का CO2 के फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो इसलिए ये पूरे प्रोसेस को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलीज क्या हो रहा है, CO2, और वो रिलीज हो रहा है। साथ में इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, एटीपी जो लाइट रिएक्शन में बना था वो यूज हो रहा है। तो क्योंकि इस पूरे प्रोसेस का रिलेशन, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस का रिलेशन किससे है, फोटोसिंथेसिस से है, लाइट से, इसलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि C3 प्लांट में CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट हाई होता है और C4 प्लांट में
C2 साइकिल नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पे जो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अब CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, बट हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है कि सपोज मान लीजिए डार्क है, डार्क में रेस्पिरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो उस समय सेल से, प्लांट से क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा। अब और इसके बाद फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, CO2 का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें जो CO2 रेस्पिरेशन के थ्रू या फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज हुआ होता है उसको बैलेंस किया जाता है फोटोन फ्लक्स के थ्रू। मीन्स कि जब फोटोन फ्लक्स पड़ते हैं तो उस समय CO2 के एसिमिलेशन को एनहांस कर दिया जाता है। उस पॉइंट को हम लोग CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट कहते हैं, जिससे कि CO2 रिलीज, जो CO2 का जो इफ्लक्स, नेट इफ्लक्स है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मीन्स कि CO2 रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी CO2 निकला है उसका जो कंटेंट निकला है वो, उसका अमाउंट निकला हुआ जीरो हो जाए। वो किस तरह से जीरो हो सकता है कि जब CO2 का एसिमुलेशन हम तेजी से कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 प्लांट में एसिमुलेट हो जाएगा, तो वो जो इफ्लक्स हुआ है CO2 वो उसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो इसी को हम लोग CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट बोलते हैं। तो क्योंकि C3 प्लांट में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो भी प्रोसेस हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 रिलीज हो रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू डार्क में CO2 रिलीज हुआ, तो इस तरह से दो प्रोसेस के थ्रू CO2 रिलीज हो रहा है, इसलिए इसका CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, इसलिए इसका जो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट वो लो होता है। इसका जो कॉम्पनसेशन पॉइंट होता है वो 25 to 100 ppm के अप्रॉक्स होता है, और इसका होता है 0 to 10 ppm के अप्रॉक्स। मीन्स कि नियरली जीरो भी हो सकता है C4 प्लांट का CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट। अब C2 साइकिल में जो मॉलिक्यूल बनता है 2 कार्बन का, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट। ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है और ये मेटाबोलाइज, इसीलिए इसको C2 साइकिल बोलते हैं। ये मेटाबोलाइज होके यील्ड करता है CO2 का, इसलिए इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को स्कैवेंजर प्रोसेस कहते हैं। स्कैवेंजर प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये ग्लाइकोलेट बना है इसको स्क्वेंज करके अल्टीमेटली PGA को बनाने की कोशिश की जाती है। इसको स्क्वेंज किया जाता है, इसलिए इसको स्कैवेंजर प्रोसेस कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमने अभी आपको कैलकुलेशन बताया कि 3 PGA में 3 कार्बन है और 1 कार्बन यहाँ पे है, तो इसका मतलब कि 75% कार्बन तो PGA के फॉर्म में आ जाता है और 25% कार्बन CO2 के फॉर्म में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। मीन्स कि ये लॉस है कार्बन का। ये कार्बन का क्या है, ये कार्बन का लॉस है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैम प्लांट में भी फोटो रेस्पिरेशन देखा गया। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन कुछ कैम प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन देखा गया है। ऐसा माना गया क्योंकि कैम प्लांट में भी क्रेंज एनाटॉमी तो नहीं पाई जाती है, तो फिर वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन कैसे होता है। ऐसा माना गया कि वहाँ पे एक तो पैरोक्सिसोम पाया जाता है, दूसरा वहाँ पे CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म, क्रेंज एनाटॉमी तो नहीं होती लेकिन अदर वे में वहाँ पे CO2 को कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है। तो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन मीन्स की फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैम प्लांट में इसीलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि वहाँ पे पैरोक्सिसोम पाया जाता है। वहाँ पे क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती, इस वजह से कुछ प्लांट्स में, कैम प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है। फिर इस प्रोसेस को, फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि ये डबली वेस्टफुल प्रोसेस, हमने पहले ही बताया। अब ये किस तरीके से डबली वेस्टफुल प्रोसेस में तो हमने ये बताया कि एक तो एसिमिलेटरी पावर भी यूज़ कर रहा है और साथ में फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही है। अब यहाँ पे ये किस किस तरीके से वेस्टफुल है। एक तो ये कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, दूसरा जो एनर्जी ऑलरेडी बनी है उसको यूटिलाइज कर लेता है, चाहे वो NADH के फॉर्म में हो चाहे वो ATP के फॉर्म में हो। तीसरा वेस्टफुल प्रोसेस कैसे है कि ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पे हमने बताया कि पूरा PGA के फॉर्म में रिट्रीव भी नहीं होता है, कन्वर्ट भी नहीं होता है, मीन्स कि कुछ CO2 के फॉर्म में कार्बन लॉस भी हो जाता है। कोई भी प्रोडक्टिव कार्बन, मीन्स कि नो गेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस फॉर रेस्पिरेशन और स्टोरेज, कोई भी ऐसा कार्बन मीन्स प्रोडक्टिव प्रोसेस ये नहीं है, इसलिए इसको हम लोग वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि जून 2014 में आया है कि C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक साइकिल है जो कि क्या करता है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट से पैरोक्सिसोम में। यहाँ पे उस मॉलिक्यूल का नाम बताना है जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्लोरोप्लास्ट से पैरोक्सिसोम की तरफ। तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जैसे ग्लिसरेट है,
तो ग्लिसरेट मॉलिक्यूल कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा था? ग्लिसरेट मॉलिक्यूल पेरोक्सिसोम से ट्रांसपोर्ट हो रहा था क्लोरोप्लास्ट की तरफ, तो इसलिए ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे पूछा गया क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम की तरफ कौन आ रहा है? सीरीन मॉलिक्यूल कहाँ पे हो रहा था? सीरीन मॉलिक्यूल पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया मींस माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा था और माइटोकॉन्ड्रिया से फिर पेरोक्सिसोम में जा रहा था, तो ये भी नहीं ऑप्शन सही होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। ग्लाइसिन कहाँ पे हो रहा था? ग्लाइसिन मॉलिक्यूल पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा था, तो ये भी नहीं होगा। ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल में क्या था? वो क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम में जा रहा था, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2018 में आया है, CO2 compensation point for C3 plant is greater than C4 plant because हमने CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट अभी ऑलरेडी आपको बताया है कि ये बैलेंस होता है CO2 रिलीज और CO2 इनटेक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C3 प्लांट में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से प्लांट में रेस्पिरेशन भी है, फोटो रेस्पिरेशन भी, दो प्रोसेस से CO2 रिलीज हो रहा है, तो CO2 रिलीज ज़्यादा होता है, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि C3 प्लांट का CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट ज़्यादा होता है, बट C4 प्लांट में क्योंकि क्रैंज एनेटमी पाई जाती है, तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट लो होता है, मीन्स नियरली जीरो होता है। तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि डार्क रेस्पिरेशन इज हायर। ऐसा नहीं होता है कि डार्क रेस्पिरेशन हायर हो जाएगा, कोई वजह होनी चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नहीं सही होगा। डार्क रेस्पिरेशन इज लोअर, ये तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट अगर हाई है तो CO2 का रिलीज मीन्स रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होगा, तो लोअर एकदम नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट, C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। हम लोग दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट, C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट नहीं होता है, मीन्स प्रेजेंट होता है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो ये और हमने और भी क्वेश्चन थे, बट हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वीडियो फिर थोड़ा लंबा हो जाता। अब फिर हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।